आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार जी और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी बिल्कुल, और इस सेहत का ख्याल रखना तो हमें वाकई ही बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मर्ज़ हो जाए जो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए, एक ऐसा मर्ज़ जो हमारे पेरेंट्स के ज़रिए यानी कि हमारे माँ बाप के ज़रिए हमें मिल जाए, तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थैलीसीमिया की। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड जो होता है हमारे जिस्म में बनना बंद हो जाता है, और जिस वजह से हमें बार बार कुछ वक्त पे ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही थैलीसीमिया की वजह से जो हीमोग्लोबिन लेवल है हमारी जिस्म का, वो भी बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसीलिए इस खतरनाक बीमारी पर और ज़्यादा बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है। और इस साल इसका जो थीम है वो ये है कि थैलीसीमिया के बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी पैदा करना, क्योंकि जितनी बेदारी हम पैदा करेंगे इस बीमारी के बारे में, उतना ही इसको कंट्रोल करना आसान होगा। तो नाजरीन, अगर आप भी थैलेसीमिया के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं या उससे ताल्लुक़ आपके भी कोई सवाल हैं, तो आज की ये पेशकश आप पूरी तरह से देखिए। और अगर प्रोग्राम के दौरान अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है इस बहुत ही ख़ास रिपोर्ट का। नाज़रीन, खून की अहमियत से तो हम सब वाकिफ हैं कि ये जिंदगी के लिए कितना जरूरी होता है। हमारे जिस्म में मौजूद खून हमारे जिस्मानी आज़ा तक ग़िज़ाइयत पहुँचाता है, ऑक्सीजन फराहम करता है और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से हमारी हिफाजत करता है। खून इंसानी जिंदगी के लिए सबसे अहम जुज़ है। जिस्म में खून की कमी बीमारियों का सबब बनती है और खून से मुताल्लिक़ बीमारी पेचीदगी पैदा करती है। खून की ही एक बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। दरअसल थैलेसीमिया खून की बीमारी का मजमुआ कहा जा सकता है, जो कि बेकायदा हीमोग्लोबिन की पैदावार की वजह से बनता है। हीमोग्लोबिन ऐसा प्रोटीन है जो रेड सेल्स में पाया जाता है और जिस्म के लिए ऑक्सीजन लाने का काम करता है। थैलेसीमिया को मोरूसी एनीमिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। खून में बेतरतीबी की वजह से जीन की खराबी पैदा होती है, जो कि हीमोग्लोबिन की पैदावार को कंट्रोल करती है। बच्चों में ये जीन एक या दोनों वालिदैन से मुंतकिल होती है। अगर बच्चा दोनों वालिदैन से खराब जीन लेता है तो उसे थैलेसीमिया मेजर होता है, और अगर दो में से एक वालिदैन से लेता है तो बच्चे को थैलेसीमिया माइनर होता है। खून के टेस्ट के बाद ही इस बीमारी का पता चलता है। थैलेसीमिया माइनर के लिए किसी खास इलाज की जरूरत नहीं होती, जबकि थैलेसीमिया मेजर को हर महीने खून चढ़वाने की जरूरत होती है। काबिल गौर है कि थैलेसीमिया मेजर से जान का खतरा भी हो सकता है और इसकी अलामात बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती हैं। ये अलामात एनीमिया के मरीजों जैसी ही होती हैं, जैसे जिल्द का जर्द होना, थकावट, कमजोरी, सांस लेने में दुश्वारी, सर दर्द, भूख और वजन में कमी, पसीना आना, कब्ज या दस्त होना और खुश्क खांसी वगैरह। थैलेसीमिया की बीमारी में खून बनने या उसकी पैदावार का अमल रुक जाता है। वाज़ेह रहे कि इस बीमारी का पता कम उम्री में ही चल जाता है, क्योंकि जेनेटिक बीमारी होने की वजह से मुतासरा शख्स ज्यादा उम्र नहीं पाता। थैलेसीमिया की बीमारी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में ज्यादा पाई जाती है। इस मर्ज को पीने के साफ पानी, सेहतमंद ग़िज़ा, सफाई सुथराई और मुनासिब तिब्बी देखभाल से रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। थैलेसीमिया से मुतासिर मरीज को मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, अनाज, फल और सब्जियां खास तौर से शामिल होने चाहिए। इसके अलावा सेहतमंद तर्ज जिंदगी और मुस्बत सोच भी बीमारी का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करते हैं।
जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह से ये बीमारी बच्चों के अंदर कितनी तकलीफ़ पैदा करती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को लेकर जितनी से ज़्यादा से ज़्यादा जितनी स्क्रीनिंग, जितना टेस्ट हम करवा सकें उतना अच्छा है, जितनी बेदारी पैदा कर सकें उतना अच्छा है। साथ ही डॉक्टर्स की सलाह वक्त वक्त पर हम लेते रहें और ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हों, यानी कि जो ब्लड डोनेशंस हैं उसके ऊपर हम जितना ज़्यादा फोकस करें उतना बेहद ज़रूरी है। और आज हेलो डॉक्टर के ज़रिए इस थैलेसीमिया बीमारी पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का खास पैनल है, तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। बिल्कुल, बेदारी पैदा करने के लिए आए हुए अपने एक्सपर्ट्स का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल। आप एम्स दिल्ली के हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ऋषि धवन। आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स के हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपका भी खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारी तीसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर अलका कपूर। आप डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। तो मैं पहला सवाल डॉक्टर मुकुल आपसे पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब जो थैलेसीमिया की बीमारी है ये होती क्या है और क्या सारे थैलेसीमिया एक से होते हैं या उनमें कुछ अलग कुछ फ़र्क होता है? थैलेसीमिया एक तरह का पैदाइशी बीमारी है, बच्चों में जन्म के साथ ही जेनेटिक बीमारी है ये। तो जन्म के साथ जो माता और पिता दोनों से जो माइनर होंगे थैलेसीमिया के, उनसे ये जेनेटिक बीमारी बच्चों में जा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैरी करते हैं, जिनमें ऑलरेडी कैरियर जो होते हैं, पेरेंट जो है इसमें कैरियर रहते हैं, उनसे बच्चों में बीमारी जा रही होती है। और जो थैलेसीमिया मेजर और माइनर जैसे आपने वीडियो में भी बताया जी, तो उसमें अगर दोनों जीन्स अगर जा रही हैं बच्चे के पास, उसको थैलेसीमिया मेजर होता है। ऐसे में बच्चों को 4 से 6 महीने बाद रेगुलर ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसके अपोजिट अगर थैलेसीमिया माइनर है, एक ही जीन जा रही है, तो वो अपने माता पिता की तरह एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनमें कोई ऐसा लक्षण देखने को नहीं मिलता जी, है। जी। सो डॉक्टर ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि जैसे शादी से पहले कुंडलियाँ मिलवाना ज़रूरी होता है, इसी तरह से अगर कोई थैलेसीमिया, अगर किसी की कोई हिस्ट्री है तो उनको मतलब टेस्ट करवाना इसका भी बेहद ज़रूरी है। इसको आप कैसे एलेबरेट करना चाहेंगे? चूँकि थैलेसीमिया माइनर, जैसा अग्रवाल जी ने बताया कि मूलतः ये थैलेसीमिया मेजर और माइनर 2 प्रकार के होते हैं। मेजर में तो क्लियर कट है, मरीज को कष्ट है, वो इलाज ले रहा है, ट्रांसफ्यूजन बचपन से ले रहा है, थैलेसीमिया मेजर है। माइनर कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अगर वो टेस्ट नहीं कराएं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमें थैलेसीमिया माइनर है। तो एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए। फैमिली में मेडिकल प्रॉब्लम्स अगर थैलेसीमिया किसी को है या फैमिली में हिस्ट्री है कि थैलेसीमिया है, और ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है क्योंकि ब्लड चढ़ाने की जरूरत बचपन से पड़ रही है, बिल्कुल पता रहता तो पता रहता है। तो फिर ऐसी स्थिति में शादी से पहले जैसे कुंडलियां मिलाते हैं, ग्रह वो सारे ग्रह मिलने चाहिए, हाँ, वैसे ही इसमें भी होना चाहिए। क्योंकि भूल से भी या अनजाने में भी 2 थैलेसीमिया माइनर की अगर आपस में शादी हो जाए तो 25% चांस है, 1 आउट ऑफ 4 चांस है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ इस पे एक सवाल और उठता है कि अगर इन केस अगर नहीं पता लगता कि कोई बहुत ही फोर फादर्स में कहीं हुआ नहीं, आपको नॉलेज है इसके बारे में, तो क्या वैसे भी एक आम उसमें क्या हमें ये टेस्ट करवाने चाहिए? जी, कुछ कम्युनिटीज या कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे ये कॉमन है। कन्वेंशनली ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ल्ड में जो मलेरिया बेल्ट है, जो कि मिडिल ईस्ट, अरब, पाकिस्तान, फिर गुजरात और ये जो सिंधी कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है थैलेसीमिया। और ये बेल्ट पूरी चलती है, बंगाल तक चलती है, उत्तर प्रदेश के भी कुछ रीजन्स आते हैं इसमें। तो जब अगर हम ऐसे बेल्ट में हैं तो फिर जैसे साउथ इंडिया में कम है, कश्मीर कम है, सेंट्रल इंडिया, पार्ट्स ऑफ एशिया इसमें है, तो यहाँ इसमें कराना चाहिए। रीजन वाइज थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो शादी, अगर आप शादी में कुंडलियाँ ना मिलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आजकल की अगर हम देखें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीमारी ना हो, उसको रोकथाम बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी। और आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर अलका, आयुर्वेद में आपके पास थैलेसीमिया के मरीज़ आते हैं तो आप किस तरीके से आपकी अप्रोच रहती है? आयुर्वेद में थैलेसीमिया का वर्णन बीज भाव जन्य पांडु के अंतर्गत किया गया है। बीज भाव मतलब वही जेनेटिक डिसऑर्डर है। स्पर्म्स और ओवम जब मिलते हैं तो एग को बीज कहते हैं, और बीज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर जीन्स,
तो उसमें अगर कुछ फॉल्टी है, कुछ फॉल्ट है, तो हीमोग्लोबिन ठीक नहीं बन रहा है, तो उससे थैलेसीमिया होता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिमिलर रहता है, क्योंकि माइनर में तो कोई ज़्यादा सिम्टम्स आते नहीं है, सिर्फ एनीमिया आता है, तो पांडु की तरह करते हैं। बस एक ध्यान देना होता है कि हमें इसमें आयरन नहीं देना है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि रीज़न क्या है। परहेज करने को लेकिन जब मेजर के केसेस आते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केसेस आते हैं, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी रहता है जी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए, क्योंकि बार बार टूट फूट हो रही है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन से आयरन ओवरलोड होने का डर रहता है, तो किलेटिंग एजेंट साथ देने होते हैं। किलेटिंग एजेंट्स देने में हम कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक ऐसे पदार्थ दिए जाएं नेचुरली जो एलिमेंटल आयरन के साथ बाइंड करके उसको फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजिंग जैसे काम करें। तो ऐसी कुछ औषधियाँ उपलब्ध हैं आयुर्वेद में, भृंगराज है, विडंग है, अगस्त्य है, तो उन सब के योग देते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि कुंडलियाँ मिलानी चाहिए। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है बायो प्यूरिफिकेशन, इंटरनल बायो प्यूरिफिकेशन। दैट इज़ वेरी, दैट मीन्स आयुर्वेदिक ओनलीपैथी जिसमें हम कहते हैं कि अंतर का प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि आप कुंडली मिला लीजिए, थैलेसीमिया प्रोफाइल करा लीजिए, जिससे कि आप 2 कैरियर्स का मैरिज नहीं हो। इन केस हो गया तो कुछ प्री कंसेप्शन रेजीम्स डिस्क्राइब्ड हैं आयुर्वेद तो में। मैम प्री कंसेप्शन जो आप रेजीम्स की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपसे बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक तो डॉक्टर मुकुल आप कुछ कहना चाह रहे थे जब डॉक्टर ऋषि कह रहे थे, और साथ ही सवाल एक और ऐड करना चाहूँगी कि सिम्टम्स क्या क्या हम जाने कि वो क्या क्या हैं, जिससे ये पहचाने कि हाँ हमें हीमोग्लोबिन हमें थैलेसीमिया की कमी हो रही है। देखिए, थैलेसीमिया के लिए सिम्टम कॉमन है, खून की कमी के सिम्टम्स रहते हैं। तो जैसे बच्चा 4 से 6 महीने के करीब होते हैं तो दिखने में थोड़ा सफ़ेद लगने लगते हैं, पेल होने लगते हैं बच्चे, ठीक है। धीरे धीरे उनका लिवर और स्प्लीन, जिगर और तिली बढ़ने लगते हैं साइज में। जॉन्डिस कॉमनली थैलेसीमिया मेजर में नहीं होता है, क्योंकि खून जो बन रहा है, जो लाल कण बनते हैं, जितने भी जो डिफेक्टिव लाल कण बनते हैं, वो खून बनने की जगह बोन मैरो में ही टूट जाते हैं। तो ये जॉन्डिस की आप बात ये तब कर रहे हैं जब बच्चा पैदा होता है और जो पहला जॉन्डिस होता है? नहीं, बाद में जो भी लक्षण है शरीर में, कुछ जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जो है वो माँ वाली ही जा रही है, थैलेसीमिया माइनर वाली होगी। उस टाइम पे ऐसा कुछ ज़्यादा विकार वगैरह नहीं रहते हैं। एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन F करके, वो शरीर में बच्चे को बचाए रखता है। धीरे धीरे ये हीमोग्लोबिन F कम होता है और थैलेसीमिया के ये वाला जो खून, जो नॉर्मल खून जो बनना चाहिए वो नहीं बनता है। तो उस वजह से 4-6 महीने बाद इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उसकी ग्रोथ में कमी आती है, विकार और बढ़ने लगते हैं, लिवर और स्प्लीन का साइज और बढ़ने लगता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बिना उसका जीना एकदम दुश्वार हो जाता है। बिल्कुल 3 से 4 हफ्ते में उसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर ऋषि, अगर किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसे अपनी डाइट का, वैक्सीनेशन का और इन्फेक्शन से किस प्रकार बचाव कर सकता है? देखिए, थैलेसीमिया में इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत रिमार्केबली हाई नहीं होता। इनका इम्यून सिस्टम ठीक ठाक काम करता है। इनकी हमारे ब्लड में मूलतः 3 प्रकार के कण सेल्स होते हैं जी। रेड ब्लड सेल्स जो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, ये हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया में नहीं बनता है, तो ये एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता। वाइट ब्लड सेल्स जो इम्यूनिटी का काम करते हैं, इनमें थैलेसीमिया के पेशेंट्स में कोई कमी नहीं होती है। प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, चोट अथवा लगने पर ब्लड को, खून को बहने से रोकते हैं, इनमें भी कोई कमी नहीं होती है। तो ये चीज़ें, इसमें इन्फेक्शन का उतना मेजर रिस्क नहीं है। हाँ, अगर बच्चे को टाइमली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना मिले तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, शारीरिक विकास ठीक से नहीं होगा, पतला दुबला शरीर रहेगा, कुपोषण की समस्या ज़्यादा दिखती है। ऐसे केसेस में जो है इन्फेक्शन का रिस्क ऑब्वियसली बढ़ता है। डाइट और एक्सरसाइज, डाइट और एक्सरसाइज में जहाँ तक मेरी बात कहूँगा कि डाइट जो है और वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन तो जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब शेड्यूल है उसके हिसाब से इनको सारी वैक्सीन समय पे लगनी चाहिए। वही जो चार्ट जब बच्चा पैदा होता है तो वो सारी लगनी चाहिए। डाइट में जो है इसमें हमें जो है आयरन रिच फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। आयरन को अवॉइड करना। आयरन
सप्लीमेंटेशन या आयरन रिच फूड हमको अवॉइड करना है। जिन पदार्थों में आयरन पाया जाता है वो ना लें। हाँ, जैसे 1 यूनिट ब्लड अगर किसी को चढ़ता है तो उसमें 250 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन ऑन एन एवरेज साथ में जाता है। अच्छा। 1 ml ऑफ ब्लड में 1 मिलीग्राम आयरन होता है। तो अगर 250 ml का ब्लड बैग एक है तो उसमें 250 मिलीग्राम आयरन जा रहा है। और आयरन एक ऐसी अद्भुत धातु है जो हमारे शरीर से निकालने का कोई प्रक्रिया नहीं है। इसको जो है केवल डालने का कंट्रोल हम रख सकते हैं, या खाने के थ्रू हम इसका एब्जॉर्प्शन पे कंट्रोल रख सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो आयरन ओवरलोड जो है ट्रांसफ्यूजन के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। सो थैलेसीमिया पेशेंट्स शुड अवॉइड आयरन रिच फूड। ठीक है। तो फिर यहीं पे डॉक्टर अलका आपसे जानना चाहेंगे कि अब जैसे डाइट की बात चल रही है तो आयरन रिच फूड तो मना हो गया खाने के लिए, तो ऐसी क्या डाइट है जो हमें देनी चाहिए उस थैलेसीमिया पेशेंट को? आयुर्वेद में ना एक ग्रुप ऑफ हर्ब्स है जिसको हम कहते हैं कि लोह विकार जन्य। आपने सुना होगा कि आयरन में मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम कुछ आयरन रिच मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन उसको पहले ट्रीट करते हैं। अच्छा। तो उसको हम कहते हैं लौह मारण द्रव्य, या लौह को जो पिघलाते हैं या उसका किलेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। ओके। तो वो वाली हर्ब्स के साथ कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन पे ऐसा शोध भी हुआ है जो थैलेसीमिक पेशेंट में जो ब्लड उनके अगर हम साथ देते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इंटरवल को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब जो ड्यूरेशन है। सो उसमें अगर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स का हमने इंटरवल इंक्रीज़ कर दिया और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर दी तो भी एक समस्या का कुछ हद तक समाधान होता है। तो आप कह रही हैं कि आयुर्वेद में जो आपका तरीका है ट्रीट करने का, उसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसका जो टाइम होता है वो हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ओके। ये तो डॉक्टर मुकुल, अगर हम जेनेटिक की बात करें, क्या थैलेसीमिया की बीमारी आनुवंशिक होती है पहली चीज़, और क्या ये जो बीमारी है इसके लक्षण किस आयु में दिखाई देते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, बच्चे में जब हीमोग्लोबिन F की मात्रा कम होती है जन्म के बाद, वो लगभग जन्म के समय 100% से घट के 1 साल तक 1% पर आ जाता है। हाँ जी। और इस बीच में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो बढ़ने लगता है। ठीक है। थैलेसीमिया के बच्चों में ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं जी। तो 4-6 महीने के करीब जो हीमोग्लोबिन F है ये काफ़ी कम मात्रा में होने लगता है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है। तो फिर उस समय से खून की कमी बच्चों में उजागर होने लगती है। ठीक है। तो बच्चे थोड़ा पेल दिखेंगे, सफ़ेद से लगेंगे, ग्लो खत्म नहीं होता, ग्लो कम हो जाता है, इनएक्टिव हो जाते हैं, सुस्त पड़ने लगते हैं, खेलने कूदने में कम हो जाते हैं एकदम, दिल्ली और लिवर का साइज बढ़ने लगता है। ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं उनके इम्यूनिटी थोड़ा कम होने लगती है, ग्रोथ कम होने लगती है, वो अपने जो माइलस्टोन्स होते हैं वो पूरा अच्छे से नहीं पाते हैं, कई बारी क्लास में पिछड़ने लगते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट बार बार जो है ब्लड जो है अगर नहीं चढ़ेगा तो पूरा ही जो है आगे जाकर खून की कमी इतनी सिवियर हो सकती है कि दिल का फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है ना कि आपने दोनों ने इस बात पे जोर दिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी है जी। तो अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, हम ऐसे रूरल इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे कितना लोग मैनेज कर पाते हैं इन चीज़ों को? देखिए, थैलेसीमिया के लिए सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें बहुत सालों से ये मान्यता है कि थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिना डोनेशन के मिले। ओके। तो जो मरीज के जो तीमारदार या रिश्तेदार हैं उनको ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। ठीक है। जो भी वॉलंटरी डोनेशन अस्पतालों में अलग अलग तरीके से मिल रहा होता है या सोसाइटीज़ के थ्रू मिल रहा होता है, वो ब्लड जो है थैलेसीमिया मरीजों को बिना उनसे रिप्लेस कराए हुए दिया जाता है। ये जो सुविधा है ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक में तो उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादातर सब जगह मिलती है और एम्स में भी हम लोग के पास भी बिल्कुल। हमारी जो भारत सरकार है और स्थानीय सरकारें हैं वो हमारे जो इस तरह के थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनको वेव ऑफ किया हुआ है कि उनको ब्लड देने की, उनके तीमारदारों को देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सरकार उपलब्ध कराती है, जो कि बहुत सराहनीय प्रयास है। जी। डॉक्टर ऋषि, अभी हमने जैसे बात की, डॉक्टर मुकुल ने भी कहा कि अगर किसी को थैलेसीमिया होता है तो वो धीरे धीरे करके उसके बाकी ऑर्गन्स पे भी फ़र्क पड़ता है, लाइक हार्ट पे बताया, लीवर में बताया। कुछ ऐसी और बीमारियां जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकती हैं एक पेशेंट के अंदर?
देखिए, ट्रांसफ्यूजन से जो बीमारियां होती हैं हम उनको मेडिकल टर्म में ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। और ये ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है कुछ ऐसी बीमारियां जिसके बारे में सब जानते हैं, जैसे HIV, हाँ जी, या एड्स, हेपेटाइटिस बी, राइट, हेपेटाइटिस सी, ये बीमारियां जो हैं अब कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये रियलिस्टिक रिस्क इनका है कि हो। जैसे जैसे हमारे मेडिकल विज्ञान में एडवांसमेंट हुआ है, इन बीमारियों के टेस्टिंग में भी बहुत इजाफा हुआ है, अवेयरनेस भी हुई है। तो आमतौर पे जो ब्लड बैंक्स हैं वो डोनर जो डोनेट करता है उनके ये सारे टेस्ट करते हैं। फिर जो ब्लड कलेक्ट होता है उनमें भी कई सारे सेफ्टी चेक्स होते हैं कि किसी भी तरह से हेपेटाइटिस, HCV, सी हेपेटाइटिस सी वायरस, बी वायरस, HIV ये पेशेंट्स को ट्रांसमिट ना हो। और भी कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जैसे सिफिलिस है जो आजकल नहीं देखने को मिलती, मलेरिया है, ये सब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होने का है, लेकिन इनका रिस्क भी अब काफ़ी कम हो चुका है। तो अगर कोई ब्लड मतलब ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है तो उसे ये डरने की अब ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतनी तरक्की कर ली गई है साइंस ने कि ये जो भी और जो उससे और रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि सबको डर लगता है कि कहीं HIV ना हो जाए या हेपेटाइटिस ना हो जाए, मलेरिया ना हो जाए, अब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है, बिकॉज टेस्ट इतने अच्छे से हो गए। और जब भी ब्लड आपको चढ़ाया जाता है तो पूरी जांच के बाद चढ़ाया जाता है, तो किसी भी तरह की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप्स हैं, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ब्लड ग्रुप्स का ध्यान भी रखा जाता है कि फला को फला नहीं चढ़ सकता, ये एहतियात तो बरतनी पड़ेगी। यहाँ पर भी वो मैच करना चाहिए, मैचिंग जो है बिल्कुल है जी, वो ध्यान रखा जाता है कि ब्लड ग्रुप का पेशेंट और जो ग्रुप है उसी ग्रुप का ब्लड जो है पेशेंट को चढ़ाया जाए। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसे अग्रवाल जी भी अभी जिक्र कर रहे थे, सरकार ने ये अवश्य बोला है कि इन थैलेसीमिया के पेशेंट्स को जो है ब्लड प्रोवाइड किया जाए विदाउट एनी डोनेशन। आमतौर पे क्या होता है, हम कहीं जाते हैं ब्लड चढ़वाने के लिए किसी बीमारी के लिए भी, तो ब्लड बैंक हमको बोलता है कि आप जो है इसको रिप्लेस करिए, हम तभी आपको देंगे। सर्टेन अमाउंट का ब्लड मांगा जाता है, बिल्कुल मांगा जाता है, ब्लड पेड़ पे नहीं उगता, राइट, तो कोई ना कोई डोनेट करेगा तभी मिलेगा। बिल्कुल। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन चाइना को ओवरटेक कर गई है। वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। वी ऑल शुड बी एनकरेज टू डोनेट ब्लड। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी हम अगर हम कोरोना टाइम्स की बात करें तो ब्लड डोनेशन की काफ़ी कमी लोगों में देखी गई, क्या ये बात सच है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि आवर ब्लड कैन सेव समबडीज़ लाइफ, एंड वी ऑल शुड बी एनकरेज टू गिव ब्लड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर ऋषि ने कहा कि हमारा खून किसी की ज़िंदगी को जो है किसी को ज़िंदगी दे सकता है, तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि आपका जो ब्लड है जो आप डोनेट करते हैं वो किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। सो डॉक्टर अलका, जैसे कि अभी हमने सारे सिम्टम्स की बात की, तो अब जैसे कोई बीमारियां होती हैं, जैसे एनीमिया हुआ या और कोई, तो उसका इलाज जो है हम आयुर्वेदा के ज़रिए हम ले सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद से इसकी होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, इसके होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सिम्टम्स हैं, उसका इलाज बिल्कुल संभव है। मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगी। जब हम इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं, अभी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो सोचते हैं कि प्रिवेंशन कैसे होगा इसमें, क्योंकि ये तो पेरेंट्स से आ रही है, जीन्स में आ रही है। आयुर्वेद में इसको ऐसा जो बीज भाव जन्य माना है। एक तो हम अतुल्य गोत्र और सेम फैमिली में मैरिज को कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं। ये बहुत एडवोकेट किया जाता है कि अतुल्य गोत्र विवाह होना चाहिए। दूसरा, थैलेसीमिया प्रोफाइल की हम बात कर चुके हैं, हमें विवाह से पहले करना चाहिए। इन केस वो सब भी नहीं हुआ और आपके पास टेंडेंसी है, तो कुछ प्री कंसेप्शन रेजीम्स डिस्क्राइब्ड हैं, वो ज़रूर फॉलो करें, जिसके अंतर्गत बॉडी का इंटरनल बायो प्यूरिफिकेशन पंचकर्मा के द्वारा, वमन विरेचन के द्वारा करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि उसके साथ जो सहज व्याधियों की या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की या कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स का अकरेंस कम होता है। उसके बाद जब कंसीव होने के बाद भी पूरा 9 मंथ्स का एक रेजीम डिस्क्राइब्ड है
ओके अगर गर्भिणी स्त्री उस रजीम को फॉलो करे सो उसमें जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स का टेंडेंसी कम होती है। आई वुड नॉट से कि 100% नहीं होंगे, लेकिन Chances बहुत cases कम में हो जाते हैं। चांसेस कम होते हैं। डॉक्टर मुकुल, अगर हम जिन मरीज़ों में सपोज़ कोई ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं या मतलब वो वेल ऑफ नहीं है, तो अगर उनकी अगर हम पहचान नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो क्या रिस्क उनको बना रहता है कि लाइफ में जाने का भी रिस्क बना रहता है इसमें, कुछ वर्षों तक अगर पता ना लगे? देखिए, इसमें अगर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया है तो मरीज बिना ट्रांसफ्यूजन के जिंदा रहना बड़ा सर्वाइव नहीं कर मुश्किल सकता है। जी। ठीक है, जिसको हम लोग थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं, तो उनको तो ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है ही, वरना 1.5-2 साल की उम्र तक उनके जो शरीर में खून की कमी इतनी हो जाती है कि खून का प्रवाह बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों को हार्ट फेलियर के चांसेस अच्छा। होते हैं। इसके विपरीत थैलेसीमिया माइनर के जो लोग रहते हैं उनको हम लोगों को मरीज़ नहीं बोलना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि वो एकदम नॉर्मल पॉपुलेशन की Normal तरह रहते हैं। उनको जो नॉर्मल पॉपुलेशन में जो विकार होते हैं हो सकते हैं, इंक्लूडिंग आयरन की कमी, वो भी हो सकती है। इसके बीच में एक स्पेक्ट्रम होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया का। ये वो मरीज रहते हैं जिनको शरीर में कभी कभी खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरत पड़े, सर्जरी के दौरान ज़रूरत पड़े, ग्रोथ पीरियड के दौरान, बचपन में, प्यूबर्टी के टाइम पर, एडोलेसेंट एज, उस टाइम पे ज़रूरत पड़े। कभी कभी इन मरीजों में समय के साथ कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखी जाती हैं जब उनकी खून में ज़्यादा कमी आ रही हो, कभी कभी जॉन्डिस डेवलप हो रहा हो या क्लॉटिंग हो रही हो। तो ऐसे मरीज जो हैं, जो पहचान में अमूमन देर से आ रहे जी, होते हैं। तो डॉक्टर साहब यहीं पे सवाल ये उठता है कि सवाल समय थोड़ा- पर कैसे पहचान की जाए? तो अगर खून की कमी है, आपका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे रहता अच्छा। है, 10-11 से नीचे रहता है, तो आपको डॉक्टर को, विशेषज्ञ को मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं ये जो कि- कारण हाँ, है जो आपको पता लगाना चाहिए कि बिल्कुल। अगर नॉर्मल इंसान का खून 12 ग्राम से जी। 13 ग्राम से ऊपर है तो मेरा 10 ग्राम क्यों है? एक रेड फ्लैग्स है एक तरह से। ये एक रेड फ्लैग और है। एक हम कह सकते हैं एक ऑब्स्टिकल भी हो सकता है ब्लड डोनेट करने में। अगर बिल्कुल। तो जो हम बात करें कि ब्लड डोनेट हमें करना चाहिए, और अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल ही कम होगा तो आप ब्लड डोनेट Blood भी donate नहीं कर थैलेसीमिया के पाएंगे। मरीज को तो थैलेसीमिया के मरीजों को blood donation के करने लिए- की जरूरत भी नहीं, नहीं है। वैसे ही जैसे हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो अब उसमें जैसे- भी ये ज़रूरी है कि हम अपना हीमोग्लोबिन या अपने जो भी टेस्ट है वो ओके रखें, सो दैट हम इतने फिट रहें कि हम ब्लड डोनेट करें, वो ब्लड जो है वो आगे किसी के काम आ सके। ब्लड की जरूरत है ना? जी। ब्लड डोनेशन का कट ऑफ 12.5 ग्राम के करीब रहता है। अच्छा। तो ज़्यादातर जो इवन थैलेसीमिया माइनर के भी जो लोग रहते हैं वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। ठीक है, तो आपका अगर कभी भी किसी भी कारण से पता चलता है कि खून की कमी है, हीमोग्लोबिन 10-11 ग्राम भी है, Okay. तो इसका कारण आपको एक बारी देखना देखना चाहिए पड़ेगा। कि क्यों है, रूल आउट करना रूल चाहिए। आउट करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने इसके सिम्टम्स जाने, कॉजेज़ जाने, क्या है वो हमें पता, अगर हम इसके अब ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं इसके थैलेसीमिया के? थैलेसीमिया, जैसा अग्रवाल जी ने जिक्र किया, मूलतः 3 प्रकार के हुए। थैलेसीमिया मेजर, जिसके बारे में हमारा काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ जी। कि दे रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू मेंटेन देयर लाइफ। दूसरे थैलेसीमिया माइनर। ये जो थैलेसीमिया माइनर है ये एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनको पेशेंट नहीं कहना चाहिए, जैसा अग्रवाल जी ने कहा। और इन पेशेंट्स और इन लोगों में जो है कोई सिम्टम, कोई साइन नहीं। मैनी टाइम्स दे आर देमसेल्व्स अनअवेयर दैट वी हैव थैलेसीमिया माइनर, वी आर थैलेसीमिया ट्रेट। सर, यहाँ पे एक बार रोकना चाहूँगी। अभी हमने जैसे बात की, शुरुआत की बात मैं दोबारा लाना चाहूँगी कि आपने कहा दोनों पेरेंट या सिंगल पेरेंट, तो इसको भी हम समझना चाहेंगे। अगर दोनों पेरेंट थैलेसीमिया अगर पॉजिटिव होते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर सिंगल पेरेंट होता है तो दैट पर्सन इज कैरियर, लाइक एसिम्प्टोमेटिक। यस, ओके। एंड द चिल्ड्रेन आर आल्सो कैरियर्स। कैरियर्स हो सकते हैं, हो लेकिन उनका सकते वो हैं। ट्रीटमेंट का उनका ट्रीटमेंट कहीं एंटर नहीं करेगी इस पिक्चर में। ठीक है, तो अगर एक पेरेंट में एक पेरेंट थैलेसीमिया है जिसे और दूसरे को नहीं है, तो दे कैन मैरी। They can marry. Okay. Their children They may can be have family. thalassemia trait हाँ. or carriers. They need to be cautious about their life partner. बट ट्रीटमेंट और सारी चीजें Not कॉन्शियस required. होके देन दे कैन Not required. ओके, ठीक है। तो और हम बीच में है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। या इनमें जो है ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दे कैन लिव विदाउट ट्रांसफ्यूजन फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। बीच बीच में स्पेशल सिचुएशंस में इनको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ओके, अब ये 3 मेजर, इंटरमीडिया, माइनर, तीनों के ट्रीटमेंट भी जो हैं अलग
अलग एक माइनर को तो ट्रीटमेंट चाहिए नहीं, तो उसको तो हम पिक्चर से निकाल दें। अब बचा मेजर और इंटरमीडिएट। दोस्तों आमतौर पे हमने मेजर और माइनर सुना था, इंटरमीडिएट मींस इन बिटवीन, जो इन बीच में। बिटवीन। ओके, इसमें है कि सबसे आसान तरीका समझने का है, मेजर में जीन्स बिल्कुल हेमोग्लोबिन नहीं बनाती, हाँ जी, ओह हाँ बिल्कुल, इंटरमीडिएट में थोड़ा थोड़ा बनाती है, बनाती है। ओके, सफिशिएंट नहीं बना, सफिशिएंट नहीं बनाती, बस थोड़ा बनता है। थोड़ा बनता तो जैसे मेजर में तो आफ्टर 4 to 6 मंथ्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होता है। दे रिक्वायर ट्रांसफ्यूजन मच लेटर इन लाइफ एंड दे कैन सस्टेन विदाउट ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन बन रहा है, ठीक है 11 नहीं होगा लेकिन 7-8 तक थोड़ा कुदरतन उनके पास है, कुदरतन थोड़ा उनके जरूरत पास है। पड़ती जी जी जी, बिल्कुल, और मेजर तो बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रह नहीं सकते। बेचारे रह रह नहीं सकते, टोटली डिपेंडेंट। तो मेजर में जो है, जो नहीं बनता है शरीर में, वो चढ़ाना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना है इस लेवल क्या कि नॉर्मल बॉडी का डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो एक प्रॉपर तरीके से हो। तो इसमें हेमोग्लोबिन जो है हम 9 ग्राम्स तक रखते हैं रैदर देन लेसर वैल्यू। तो 9 ग्राम्स तक हम इनका हेमोग्लोबिन हमको रखना है, और इसके लिए हमको इनको पीरियोडिकली ट्रांसफ्यूज करते रहना पड़ता है। ओके, और जब ब्लड चढ़ता है तो बॉडी में आयरन ज़्यादा जाता है, तो हमें उस आयरन के लिए भी जो है दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कि आयरन जो है वो शरीर में जो है एक्सेस में इकट्ठा ना हो, क्योंकि जब भी आयरन एक्सेस में इकट्ठा होगा ये हार्ट में जाके डिपॉजिट होगा, हार्ट फेलियर का रिस्क समय के साथ बढ़ता है। ये हमारे पैंक्रियाज में जाएगा जहाँ पे इंसुलिन बनती है, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी करके एंडोक्राइन की ग्रंथि होती है, वहाँ जाता है, जिससे कि बॉडी में जो है और हार्मोन्स की कमी हो सकती है। तो आयरन एक्सेस जो है हमको वो मैनेज करना है। थैलेसीमिया पेशेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एक्सेस ऑफ आयरन डिपोजिशन है, जो उनकी लाइफ को जो है बिल्कुल, क्योंकि हमारी बातचीत में बात उभर के आई है कि आयरन उनका थोड़ा शत्रु की तरह है, एनिमी की तरह है। डॉक्टर साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो क्या मतलब इसका इलाज बहुत महंगा होता है क्या, अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें या हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें? देखिए, इलाज महंगा, तो अगर हम महंगे की बात करें तो इलाज मूलतः 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा कि हम इसको क्योर कर सके, थैलेसीमिया मेजर की हम बात कर रहे हैं, तो थैलेसीमिया मेजर को अगर हम क्योर कर सकते हैं तो द ओनली क्योरेटिव ट्रीटमेंट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट दैट कैन क्योर थैलेसीमिया। नाउ बाकी ट्रीटमेंट जो है वो एक सपोर्टिव नेचर का होता है, जिससे पेशेंट्स कैन ऑल्सो सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने डॉक्टर साहब, एक हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, फिर हम आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं से बोल रही हूँ। जी, इस्तकबाल है आपका। जी, थैलेसीमिया है क्या उसके कंडीशन भी सबक है, जैसा हमने मैडम आपकी आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है। आप कवरेज एरिया में अगर आके बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ जी, आप बोलिए मैडम, थोड़ा लाउडली बोलिए। मालदीव्स में हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं। अच्छा, मालदीव्स की आपने बात की, ठीक है। मालदीव्स में बहुत पेशेंट्स देखे हैं जी, तो क्या जियोग्राफिकल कंडीशन की बीमारी का सबब बनते हैं? क्लियर नहीं। आपने कहा मालदीव्स में आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं थैलेसीमिया वाले। तो जियोग्राफिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल चार्ट। अच्छा, ये कह रही डॉक्टर मुकुल, आपका रुक करना चाहेंगे। इनका सवाल ये है कि मालदीव्स जो देश है भारत से अलग, वहाँ पे काफ़ी मरीज इन्होंने देखे हैं, तो क्या जियोग्राफिकल भी इसमें अलग से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग एरियाज में ज़्यादा प्रेवलेंट हो, कहाँ कहीं कम प्रेवलेंट हो? तो थैलेसीमिया का जो जीन है, हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता था वहाँ पे थैलेसीमिया के जो जीन वाले जो लोग जो हैं, जो कैरियर लोग हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तो जहाँ पे कैरियर लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे उनमें स्वाभाविक है, वहाँ पे मैरिज के उनमें आपस में चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उसमें आगे जाके मेजर के चांसेस जो हैं वो भी उसी तरीके से ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे अपने देश का जो, जैसे डॉक्टर धवन जी ने बताया कि जो मध्य पोर्शन है देश के, गुजरात का स्टेट हुआ, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब में रहा, तो ये बेल्ट हैं जहाँ पे ज़्यादा ये इन स्टेट में जो जीन का जो कैरियर जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा है। मिडल ईस्ट की कंट्रीज हुई, सिप्रस हुआ, लेबनन हुआ,
यहाँ पर कैरियर स्टेट ज़्यादा है, तो मालदीव्स में भी ऐसा रहेगा। देखा गया है। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कुछ एरियाज हैं जहाँ की इसके मरीज ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं और कुछ एरियाज हैं जहाँ कम देखे जाते हैं। बट आजकल तो जैसे ना पूरा आज़ादी है सब जगह हाँ, कोई घूमने भी का, कहीं जा तो सकता है। पॉपुलेशन पूरा रीसेटलमेंट हो चुका हाँ, है। तो वो एक अब रह नहीं गई है अभी चीज़। वो जो है ऐसा नहीं कोई है कि कहीं हम पे बोले भी कि जाके दिल्ली में settle नहीं हो देखने रहा को है। मिलेगा, जी, ठीक है, तो वो सारा मिक्सिंग पॉपुलेशन Mixing हो पूरा गया है। है, हाँ। तो उस वजह से आपका प्रेवलेंस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता कम है, ज़्यादा लेकिन हो नहीं सकता है। मिलेगा देखने को, हाँ। ऐसा नहीं। डॉक्टर मुकुल, यहीं पे आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगी। अभी हमने सरकार की जो नीतियाँ उसके बारे में बात की, उन्होंने जो कदम उठाए उसके बारे में। एक थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, वो योजना क्या है और किस तरह से जो है उसका फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, जैसे डॉक्टर धवन ने बताया कि थैलेसीमिया मरीज को रेगुलर ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत है, साथ में आयरन को कम करने वाली दवाइयों का दवाइयों की ज़रूरत है। ज़रूरत है। ठीक है, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन का टारगेट होता है हमारा मिनिमम 9 ग्राम हीमोग्लोबिन रखना। ओके। तो मरीज का हीमोग्लोबिन 9 सवा 9 ग्राम है तो उसको ब्लड चढ़ाना है हमें। अमूमन हम लोग कहते हैं कि 9 ग्राम से कम है तो ब्लड चढ़ाना है, बट इसमें मिनिमम हमें 9 रखना है। ओके। ठीक है, ये चीज़ें सस्टेन करना और आयरन की जो एक्सेस जो हो रही होती है उसको सस्टेन करना लंबे समय के लिए मुश्किल रहता है, और देखा गया है स्टडीज़ में कि कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता है। ओके। ठीक है, पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो इसके लिए जो डेफिनेटिव थेरेपी है वो हुआ बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो सरकार की तरफ से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो है 2017 में स्टार्ट हुई थी। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत थैलेसीमिया मेजर के मरीजों को जो 10 साल से कम उम्र के हों, जिनका बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए HLA मैच भाई बंधु हो, उनको सरकार जो है 10 लाख रुपए तक की सहायता मुहैया कराती है। कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार का उपक्रम बिल्कुल बिल्कुल। जो कोल इंडिया लिमिटेड जो सरकार का उपकरण है वो कॉर्पोरेट CSR के थ्रू ये हेल्प मुहैया कराती है। ये जो इनिशियल जो स्कीम है पहले देश भर में लगभग 5 अस्पतालों में चालू हुई थी, जिसका नंबर बढ़ाकर अभी 8 या 9 के करीब है। ओके। जहाँ तक 8 के करीब अस्पतालों में देश भर में ये सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे थैलेसीमिया के मरीजों को 10 लाख रुपए तक की मदद जो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए मुहैया करा जाती है, और इलाज के लिए नहीं, केवल बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए। और जो सरकारी आंकड़े कहते हैं उसके तहत अभी तक इस योजना के तहत इन 8 अस्पतालों में मिलाकर लगभग 350 के करीब ट्रांसप्लांट हो चुके हैं पिछले 4-5 साल में, इस योजना के तहत। इस योजना के तहत। बिल्कुल, जैसे कि भारत सरकार समय समय पर अपनी योजनाओं के माध्यम से ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियली इतने आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है उनके लिए योजना लाती है, और क्योंकि ये बीमारी काफ़ी खर्चीली है तो भारत सरकार का जो उपक्रम है कोल इंडिया वो 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता ऐसे लोगों के लिए मुहैया कराता है। तो हमारे जो लोग हैं जो थैलेसीमिया से जिनके बच्चे पीड़ित हैं उन्हें कोल इंडिया में संपर्क करके इस भारत सरकार की योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि धवन, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पश्चिमी जगत, हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ अक्सर रुख करते हैं, और भारत में उपलब्ध जो इलाज है क्या अंतर है? देखिए, अंतर ये है कि वेस्ट में, मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं ओकलैंड गया यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे थैलेसीमिया का बहुत बड़ा अस्पताल है। ठीक है, वहाँ पे मैंने 70 ईयर ओल्ड थैलेसीमिया का पेशेंट देखा जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे आमतौर पे ऐसा नहीं देख पाते, क्योंकि पेशेंट्स को टाइमली ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे कंट्री बिल्कुल। में। पॉपुलेशन आपने बताया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भारत सरकार के लिए करना मुश्किल होता है। हाँ। इस बीच हमारे से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी, इस्तकबाल है आपका, अपना सवाल पूछिए नेगी जी। सर, घर में बुजुर्ग हैं हमारे, 92 साल के फादर हैं और 86 साल के मदर हैं जी। तो ये जो शरीर में जो खून की कमी बुढ़ापे में जो हो जाती है और कौन से सेल नहीं बनते हैं, तो इसके लिए खान पान में और इसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स लिए जाएं, क्योंकि शरीर में सर एंथन सी होती है जी इनको कई बार जी। ठीक है, तो ये मतलब खून की कमी ही बताई है कि जो टेस्ट लिए ना जी, तो उसके लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि रिच डाइट नहीं दे सकते, ये नॉन वेज नहीं लेते जी। जी।
और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि लेने के लिए निषेध है, इनके जो खून होने आने वाली है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मतलब ताकि ये स्वस्थ रह सके और खून की कमी को पूरा किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका नेगी जी। आप लाइन पे बने ही, डॉक्टर ऋषि आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब। देखिए नेगी जी, जो खून की कमी आपके बुजुर्ग माताजी में कमी है या पिताजी में कमी है? नहीं, कमी नहीं। माताजी पिताजी दोनों में, वैसे माताजी को ज्यादा है जी। हाँ, सबसे पहले तो जांच करा के इसका कारण शोध करना पड़ेगा कि खून की कमी क्यों है। बुजुर्गी हालत में उदाहरण के लिए खून की कमी जो है वो आयरन की कमी से भी हो सकती है, खून कम बन रहा है किसी और कारणवश उससे भी हो सकती है, कहीं से खून बह रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है, पॉटी के रास्ते लैट्रिन के रास्ते खून हल्का हल्का रिस रहा है, उससे भी खून की कमी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप उनका मेडिकल चेकअप करा के ये पता करने का कोशिश कराइए कि खून की कमी का कारण क्या है, और जैसा कारण होगा उसके निदान उसी प्रकार से होगा। जी जी। बाकी खान पान अगर वो ठीक से खा पी रहे हैं तो आमतौर पे कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की में कोई कमी रह गई हो उसकी वजह से खून कम होने के कारण कम होते हैं, हमें देखना है कि क्यों कम है। जी डॉक्टर अलका, हम चाहेंगे कि इस पर आप आयुर्वेदिक का भी जो नज़रिया है वो भी बताएं, बिकॉज ये एक आम दिक्कत है कि खून की कमी हो रही है, खाने पीने की है, और आयुर्वेद आई थिंक इसका अच्छे से हमें बता सकता है कि क्या और है ऋतिका, इसमें ओल्ड एज में लोगों का भोजन कम हो जाता है। हाँ, कम हो जाता है। तो आप थोड़ा सा आयुर्वेद का नज़रिया इसमें बताइए कि किस तरह से जो है ये इस कमी को पूरी कर सके। एक्चुअली एनीमिया या पांडु, हम इसको आयुर्वेद में पांडु कहते हैं, तो जो उसको ड्यू इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए ना डिजीज़ को वो नहीं मिलती। लोग सोचते हैं खून कम है तो चल रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले उसका कारण जानना चाहिए। कारण के हिसाब से अलग अलग तरह के एनीमिया के या खून की कमी का अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी अगर जैसे है कि खून अगर बन नहीं रहा है तो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बन ही नहीं रहा है। कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें खून की टूट फूट बहुत ज़्यादा है, मलेरिया के बाद या और कई क्रॉनिक डिसऑर्डर्स की वजह से, या खून रिस रहा है तो उसकी वजह से भी खून की बहुत कमी हो जाती है। जहाँ तक अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास खून बन नहीं रहा है या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और डाइट में इंक्लूड करके हम इसको मैं पूरी कहूँगी कर कि सकते हैं। फल सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करके, जैसे बीट रूट है जिसको हम चुकंदर कहते हैं, गाजर है, ऐसी चीज़ें लेके करें, और कुछ हर्ब्स भी हैं जिनको हम ले सकते हैं। यहीं पर डॉक्टर मुकुल आपसे, बिकॉज अब समय हमारा भाग रहा है, हमें पता ही नहीं चला कब समय निकल गया है, तो यहाँ पे आपसे एक पूछना चाहूँगी सवाल। अभी जैसे डॉक्टर ऋषि ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात की, खर्चे की बात की, लेकिन कितना सक्सेसफुल है ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना, और क्या इसमें करवाने के वक्त पे किसी तरह की कोई आप मतलब पहले कुछ चेक करते हैं, कुछ स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, क्या रहता है इसमें? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ये एक सर्जरी नहीं है, पहले तो हमें इसको ऐसे समझना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग HLA नाम की जांच एक कराते हैं मरीज की और उसके सगे भाई बहनों की। जो अगर मैचिंग आती है तो हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग HLA मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अगर ये मैचिंग भाई बहन में नहीं मिली है तो दुनिया भर में कुछ रजिस्ट्रीज बनी हुई हैं थैलेसीमिया जैसे और रोगों के लिए भी, वहाँ से भी जो स्टेम सेल्स हैं वो हम लोग ले सकते हैं। अच्छा। तो ये सेल्स उसके डोनर से लिए जाते हैं, मरीज को कुछ कीमोथेरेपी दी जाती है और फिर उसके बाद सेल्स ये वापस से चढ़ा दिए जाते हैं मरीज को। तो सेल एकदम ब्लड की तरह चढ़ाए जाते हैं, कोई ऑपरेशन या सर्जरी इसमें नहीं होती है। और इसका सक्सेसफुल रेट की अगर हम बात करें, इसका अगर इसके बाद रिकवरी में लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। सक्सेस रेट 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि पहला मरीज की उम्र कितनी है। अच्छा। 10 साल से कम उम्र में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मरीज का किलेशन कितना अच्छे से हुआ है। अगर मरीज का किलेशन अच्छा है, जो फेरेटिन जांच हम लोग करते हैं, तो फेरेटिन जांच जो है वो उससे हमें अगर मेंटेन्ड है 1000 से नीचे मेंटेन्ड है तो उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा उसका लिवर अगर ज़्यादा साइज ना बड़ा हुआ हो तो अच्छे रिजल्ट। अगर ये सब मैसेज हमें दे दें, समय लगभग समाप्त हो चुका है थैलेसीमिया के विषय में, जो भी आप मैसेज देना चाहें। तो थैलेसीमिया एक प्रिवेंटेबल रोग है। आप अगर जागरूक रहें तो थैलेसीमिया ट्रेट का अपने अंदर पता लगाएं,
ऐसा अपना स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ ना चूज़ करे जिसको और थैलेसीमिया ट्रेट हो, अगर आपको थैलेसीमिया ट्रेट है, ताकि बच्चों का थैलेसीमिया मरीज बढ़ने की संभावना कम रहे। अगर मिलता है थैलेसीमिया, इसका इलाज संभव है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ है, साथ में आयरन किलेशन की दवाइयाँ चलती हैं। ट्रांसप्लांट की सुविधा देश भर में लगभग 100 से ऊपर सेंटर में अवेलेबल है। अगर पॉसिबल है तो उसके लिए भी जाए। निराश होने की जरूरत नहीं, आगे आने की जरूरत है। डॉक्टर ऋषि, आपका रुख करना चाहेंगे, अपना मैसेज भी दीजिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पे एक थैलेसीमिया मरीज की आयु लगभग कितनी रहती है और क्या इस आयु में कुछ सुधार भी हुआ है? देखिए, अगर टाइम से ब्लड चढ़ाया जाए और आयरन को कंट्रोल किया जाए तो ये मरीज जो है अपनी उम्र के 5वें या 6ठे दशक तक भी रह सकते हैं। और अगर ट्रांसप्लांट, अगर भाई बहन से ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसका सक्सेस रेट 90% है। और इस सिचुएशन में पेशेंट जो है वो थैलेसीमिया से पूरी तरह से क्योर हो सकता है। लेकिन ट्रांसप्लांट सबका नहीं हो सकता, सबका HLA मैच नहीं होगा, सबको डोनर नहीं मिलेगा। उन पेशेंट्स के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत बड़ा जो है जीवन दान है। बिल्कुल। और हम सबको जो है एनकरेज होना चाहिए कि हम जाके अपने निकटतम ब्लड बैंक में डोनेट करें, क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट्स की मदद को टाइमली ब्लड मिले। कोई और भी मैसेज अगर हो तो कम शब्द में आप डॉक्टर साहब दे दें। थैलेसीमिया कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे, इसमें ऐड करना चाहेंगे? थैलेसीमिया के पेशेंट को और किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? और बाकी एहतियात के तौर पे जो है अपना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपनी जैसे बोला था अभी मैडम ने शुरुआत की थी कि कुंडली मैच करने से अच्छा है HPLC टेस्ट की रिपोर्ट मैच करें कि भाई हम कहीं आपस में थैलेसीमिया की शादी ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अलका, आप क्या कहना चाहेंगी? सबको यही मैसेज है कि एक तो प्रिवेंशन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट कर सकते हैं, पूरा सावधानी बरतिए। किसी भी पांडु को, किसी भी एनीमिया को, ब्लड डिसऑर्डर को सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश नहीं करें। डॉक्टर से मिलें और उसका कारण जांच करके तब मेडिसिन लें। और यस, सबको ब्लड डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है, और ब्लड ऐसे नहीं मिलता, मोल से, पैसे से नहीं मिलता, वो डोनेशन से ही मिलेगा। तो जैसे कि आज हमने बात की थैलेसीमिया पे और हमारे डॉक्टर्स ने जो हमें हिदायतें दी हैं उसे एक बार सबब कर लेते हैं। उनका कहना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये जो बीमारी है इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम इलाज करवाते रहिए, अपने टेस्ट करवाते रहिए। और सबसे बेहद ज़रूरी बात यह है कि ब्लड जो इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो ब्लड अगर चाहिए एक इंसान को तो ब्लड डोनेट भी तो करना पड़ेगा। तो ब्लड डोनेशन की तरफ अपने कदम को बढ़ाइए ताकि आपके ब्लड डोनेट करने से किसी की ज़िंदगी बचाई जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक अच्छा सबक सिखाने के लिए कि कितनी ज़रूरी है ब्लड डोनेशन। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है DD उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपनों का, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। थैलेसीमिया खून की एक बीमारी है। ये बीमारी जीन की खराबी की वजह से होती है। थैलेसीमिया वालिदैन से जीन के जरिए बच्चों में मुंतकिल होती है। इसकी शदीद शक्ल में खून नहीं बन पाता और हर महीने खून चढ़वाने की जरूरत होती है। जिल्द का जर्द होना, थकावट, कमजोरी, भूख और वजन में कमी थैलेसीमिया की अलामात हैं। इस मर्ज को पीने के साफ पानी, सेहतमंद ग़िज़ा, सफाई सुथराई और मुनासिब तिब्बी देखभाल से रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। थैलेसीमिया के मरीज को प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं, अनाज, फल और सब्जियां खास तौर से इस्तेमाल करनी चाहिए।